हाँ तो भाई स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे दो नए टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, फिर इसके टाइप्स। ये हो गया हमारा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस वाले चैप्टर का। इसके बाद एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा बचे कुछ टॉपिक जो इस चैप्टर के हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के, ठीक है। इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इकोनॉमी की और इकोनॉमी कैसे काम करती है। फिर हम थोड़े से अलग और एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। एडवांस नहीं होंगे लेकिन तब भी अलग टॉपिक्स पे हम जाएंगे। तो ये पहला चैप्टर ही चल रहा है अभी। बस ये है कि मैं इनको अलग अलग लेक्चर्स में लेके आ रहा हूँ। मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी डिटेल्ड तरीके से समझाऊँ आराम से, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, क्या रहा है। तो पहले ध्यान दो, पहले इस वर्ड पे ध्यान दो, इलास्टिसिटी। अब तुमने ध्यान दिया, अब अगर तुमने थोड़ा सा भी इंग्लिश तुम में ध्यान दिया होगा या फिर क्लास 11th में ध्यान दिया होगा पढ़ाई पे, तो वहाँ पे हम सॉलिड स्टेट में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब होता था कुछ। तो इलास्टिसिटी हम उस प्रॉपर्टी को कहते थे जो चेंज लाती थी डायमेंशंस में। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे डिमांड की, यानी कैसे जो डिमांड है उसमें चेंज आता है बाकी फैक्टर्स के चेंज होने से, ठीक है। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये पढ़ने वाले हैं। अब तुम बोलोगे यार ये हमने पहले पढ़ा तो था, हम पढ़ तो रहे थे कि डिमांड प्राइस पे वेरी करती है, इनकम से वेरी करती है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन आज हम उसको एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। उन चीज़ों के प्रॉपर नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है? डिग्री टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पॉन्स टू चेंज, ठीक है। जैसे हो सकता है वो प्राइस की वजह से चेंज हुआ हो, इनकम की वजह से चेंज हुआ हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज हुआ हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की रिस्पॉन्सिवनेस में। यानी अगर मैं किसी फैक्टर को चेंज करूँगा तो डिमांड में कितना अंतर आएगा, ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये जो है हर प्रोडक्ट का या हर सर्विस का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग होती है या अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए हम इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इस चीज़ को मेजर जानबूझ के करते हैं जिससे कि हम प्रोडक्ट्स को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें कि भाई किस में कितना चेंज करने से कितना मतलब उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी हो गई, डिमांड को देखती है, और ये सब तो चलो फालतू है। आगे चलते हैं इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इन्होंने क्या किया है, अब डिमांड में किन किन फैक्टर्स की चेंज, किस किस फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है? तो प्राइस की वजह से आता है, इनकम की वजह से आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से आता है, और एडवर्टीजमेंट की वजह से आता है। तो इन्होंने इन्हीं सारे फैक्टर्स को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डाल दिया है और नए नए टाइप्स क्रिएट कर दिए हैं, जिससे कि हम पढ़ सकें सिस्टमेटिकली कि कैसे ये जो चारों फैक्टर हैं हमारी डिमांड को चेंज करते हैं किसी प्रोडक्ट की, इनके चेंज होने पे, ठीक है। तो आ जाओ भाई हमारे पहले टाइप पे, जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइस के चेंज करने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो
measures how much the quantity demanded of a goods and services changes in response to a change in its price। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है ये यही बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की क्वांटिटी डिमांडेड में या उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर हम उसकी प्राइस को चेंज करेंगे। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ये मेजर करती है। अब ये मेजर किस तरीके से करती है, तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा, अगर आपको पढ़ा होगा परसेंटेज चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा जो ये चेंज को मेजर करता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये एक तरीके से एक रेशियो है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज है। और ये इसकी जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हो गया हमारा, यानी कि डिमांड में कितना चेंज आया पर चेंज इन प्राइस। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 100 की डिमांड थी वो 120 हो गई, और वो 120 क्यों हुई, क्योंकि मैंने उसका 10 की प्राइस थी और उसे 8 कर दिया। तो ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 20% का चेंज आया, 20%, वो भी पॉजिटिव। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे भी 20%। तो प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा 1। यानी जितनी आप अब इसका 1 का मतलब हुआ क्या, अब इस 1 का मतलब ये हुआ है कि जितना आप प्राइस में चेंज करोगे उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज आएगा। इसका मतलब ये है, 1 का मतलब ये है। और अगर यहाँ पे आप मान के चल लो 2 आता, यानी 2/1 आता, तो उसका मतलब ये होता कि जितना आपने प्राइस में चेंज किया है परसेंटेज में, उसका डबल चेंज डिमांड में आएगा परसेंटेज में, ठीक है, ऐसे। तो ये तो 2 और 1 नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, रियलिस्टिकली बोला जाए तो ये बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं। बट मैंने इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी। तो आई होप समझ में आया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब यार देखो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नेम आपको ज़रूर लगेंगे क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि यार इलास्टिक जो होती है उसको हम खींचते हैं तो उसके डायमेंशन चेंज हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब प्राइस को खींचेंगे तो डिमांड चेंज हो जाएगी। तो यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है इसको आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। चलो, तो जो बिजनेसेस हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के संग, मैं ये देखने के लिए कि भाई ये होगा क्या, है ना, प्रैक्टिकली होगा क्या और कितना चेंज आएगा। तो वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं कि भाई उन्हें कौन सी प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिमांड मिल रही है प्रोडक्ट की, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें कौन सी प्राइस पे हो रहा है, ये चीज़ है। तो इसका ये यूज़ होता है। और जो कंज्यूमर्स की सेंसिटिविटी कितनी है, अगर वो हाईयर इनकम ग्रुप्स हैं तो वो कितने सेंसिटिव है प्राइस चेंज से, और वो अगर वो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं यानी थोड़ी कम इनकम वाले लोग हैं तो उनकी सेंसिटिविटी कितनी है, वो कितना प्राइस को अफोर्ड कर पाएंगे, कितने प्राइस गेन को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। ये सब हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या PED बताता है, ठीक है। और ये बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को हेल्प करता है एक प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने में। प्राइसिंग स्ट्रेटजी मतलब सही प्राइसेस को इम्प्लीमेंट करने में, जिससे कि लोगों का भी फ़ायदा हो और बिजनेसेस का भी फ़ायदा हो।
फिर हमारा नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसी से पता लगा लो कि यार ये क्या कहना चाहता है। यानी इनकम में कितना चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितना रिस्पॉन्सिव है कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से, वो हमें ये कंसेप्ट बताता है। आईईडी, ये वो वाला आईडी नहीं है, ठीक है, ये हमारा इकोनॉमी वाला आईईडी है। तो इनकम इलास्टिसिटी of demand measures how responsive the quantity demanded of a good or services is to a change in consumer income। अब यहाँ पे इनकम जो है वो कंज्यूमर इनकम है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, कंज्यूमर की इनकम ही तो इन्वेस्ट की जाएगी खरीदने में, और कंज्यूमर की इनकम से ही तो हम डिमांड क्रिएट होती है ना। जो सेलर की इनकम है उससे थोड़ी डिमांड क्रिएट होती है, कंज्यूमर की इनकम से डिमांड क्रिएट होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ये हम अपनी सोसाइटी में आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इनकम में चेंज आने से हमारी डिमांड कैसे चेंज होती है, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। आज पता नहीं क्या हो गया यार, मैं इतना अटक क्यों रहा हूँ। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब वही बता रहा है कि पहले आपको यहाँ पे डिमांड को ऊपर रखना है और परसेंटेज चेंज इन इनकम को नीचे रखना है, तो हमारा आ जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पता नहीं इसने YED से क्यों रिप्रेजेंट करा है ऐसे, पर चलो छोड़ो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ क्या होता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके। इफ इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव द गुड इज अ नॉर्मल गुड। यानी कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे इनकम बढ़ रही है लोगों की। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, यानी वो एक नेगेटिव गुड है या फिर इन्फीरियर गुड है, यानी कि उसकी डिमांड कम होती है जब लोगों की इनकम बढ़ती है। अब ऐसा तुम सोचोगे यार ऐसा कौन सा गुड है कि जो जिसकी डिमांड ही कम हो जाती है लोगों की इनकम बढ़ने से। उसकी डिमांड तो बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। तो नहीं, ऐसे गुड्स होते हैं जो लोग मजबूरी में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है। फिर जब उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर उन गुड्स पे अपनी डिपेंडेंस छोड़ देते हैं। चलो एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, वुड का एग्जांपल लेते हैं। तो जो पुअर है वो वुड का यूज़ करता है फूड को कुक करने के लिए, ठीक है। तो जो पुअर है उसके लिए वुड की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन मान के चलो कुछ साल बाद क्या हुआ, वो जो पुअर है वो रिच बन गया, तो क्या अब उस वुड का यूज़ करेगा वो खाना बनाने के लिए? नहीं ना, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे आ गए। तो वो एक स्टोव खरीद सकता है, इलेक्ट्रिक स्टोव खरीद सकता है। मार्केट में इतनी सारी क्या कहते हैं उसे, कंपनीज आ गई हैं जो हमारे ये सब बेचती हैं। फिर वो इसका यूज़ करेगा फूड को कुक करने के लिए। तो आपने देखा कैसे जब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसका वुड का जो कंजम्पशन है, यानी वुड की जो डिमांड है, वो कम हो गई। तो ये भी हमारा होता है। तो जो हमारा इसकी वैल्यू आएगी IED की या YED की, तो वो नेगेटिव आ जाएगी। अब नेगेटिव क्यों आएगी? नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि उसकी सैलरी तो पॉजिटिव में है, यानी फाइनल सैलरी, फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है चेंज को हम ऐसे ही तो मेजर करते हैं। तो उसकी फाइनल सैलरी यानी कि ये वाली सैलरी ज़्यादा होगी इनिशियल से, तो ये तो पॉजिटिव आएगी, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। लेकिन जो नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो नीचे वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि इनकम जो है वो नीचे आती है। लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यू है
वो नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि अब जो इसकी वुड की डिमांड है वो कम हो चुकी है, यानी फाइनल कम हो गई है और इनिशियल जो थी वो ज़्यादा थी, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसलिए अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो हमारा इन्फीरियर गुड्स को यूज़ कर रहा है, और इसके केस में बिल्कुल अपोजिट होता है, डिमांड गिरती है, इनकम जब बढ़ती है। और अगर नॉर्मल गुड है तो वहाँ पे डायरेक्ट केस बनता है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती है। अब नॉर्मल गुड का एग्जांपल हम दे सकते हैं, ब्रेड हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, जो जितना अमीर है वो उतना ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा और जो गरीब है वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो ये सब चीज़ें। तो ये थी हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि डिमांड में कैसे चेंज आएगा जब हम इनकम को चेंज करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप अपनी खुद की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये है, तो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होता है। आई होप समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो यहाँ पे एक किसी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या चेंज आता है जब हम उसके ऑल्टरनेट प्रोडक्ट की, यानी कि सब्स्टिट्यूट की या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज लाते हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। पास्ट के 2 लेक्चर्स में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे ये जो इनकी डेफिनेशन है वो मैंने पढ़ाई हुई है। तो सब्स्टिट्यूट होता है कि उसका कॉम्पिटिटर, एक तरीके से मान लो, यानी जो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि टी है, तो टी को कौन रिप्लेस कर सकता है? कॉफ़ी रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। मैंगो जूस को एप्पल जूस रिप्लेस कर सकता है। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूट्स। और कॉम्प्लीमेंट्स हो गए वो प्रोडक्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनने में मदद करते हैं। जैसे कि सीमेंट को बनाने में हमें लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, तो जो लाइमस्टोन है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका? सीमेंट का। ये है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो कैसे हम इन प्रोडक्ट्स की प्राइस में जब चेंज लाते हैं तो कैसे डिमांड में चेंज आता है, ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। सेम फॉर्मूला है, बस नीचे चेंज इन प्राइस ऑफ गुड भी आ जाएगा। और ये गुड भी या तो हो सकता है सब्स्टिट्यूट हो या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। इसमें भी कुछ खास ज़्यादा था नहीं। फिर अब देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट की केस में पॉजिटिव वैल्यू आती है, कॉम्प्लीमेंट की केस में नेगेटिव वैल्यू आती है, और अनरिलेटेड गुड्स की केस में 0 वैल्यू आती है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि वो प्रोडक्ट जो इस ऐसा है कि ए प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। तो सब्स्टिट्यूट को मान लिया हमने बी। तो अगर टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि अगर ए की प्राइस इंक्रीज होगी तो बी की डिमांड बढ़ जाएगी ना, और बी की डिमांड ही तो बढ़ानी थी हमें, ठीक है। यहाँ तो ए लिखा हुआ है, बट मान के चलो हमने चलो मैंने उल्टा बोल दिया मैं, लेकिन इसको करेक्ट कर देता हूँ। बी हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है और इसकी प्राइस अगर बढ़ गई बी की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा? लोग तो भाई इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ए की डिमांड बढ़ जाएगी। और इसकी अगर डिमांड बढ़ी तो सीधी सी बात है, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी, और नीचे जो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड भी, ये भी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ी ना, तो प्राइस बढ़ी तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। फाइनल मतलब वो वैल्यू जो बढ़ गई है, इनिशियल मतलब जो पहले थी, यानी पहले कम थी
तो हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स के केस में कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे इसका। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी हमें ये बताता है कि कैसे हम किसी और प्रोडक्ट की प्राइस जब चेंज करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है, वो हमें ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इसको उन्होंने XCD से रिप्रेजेंट कर दिया है। मुझे नहीं पता भाई क्या भांग खा के इन्होंने ये नोमेनक्लेचर करी है, पर जो भी है ठीक है, इसको बाद में देखेंगे और ये ज़रूरी भी नहीं है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्यों पॉजिटिव आती है वैल्यू, ये आपको समझ में आई होगी। नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट के केस में क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। चलो हमने क्या किया, सीमेंट जो था वो किससे बनना था, वो लाइमस्टोन से बनना था। तो लाइमस्टोन की हमने प्राइस बढ़ा दी, लाइमस्टोन की प्राइस बढ़ाई तो हमें ये भी पता है कि अगर लाइमस्टोन की हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारी सीमेंट की भी प्राइस बढ़ेगी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया ना, कैसे जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो हमारे गुड्स की डिमांड में चेंज लाते हैं। तो सीमेंट की प्राइस बढ़ेगी, तो अगर सीमेंट की प्राइस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है ना यार, इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है डिमांड कर्व में जब भी प्राइस बढ़ती है तब उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो अब क्या हो गया, अब डिमांड कम हो गई यानी फाइनल वैल्यू कम हो गई, तो जो ऊपर जो है वो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू और नीचे पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव मैथमेटिक्स का रूल है, हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्स के केस में हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। भाई इसको अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि डायरेक्ट वो एग्जाम में ना पूछ सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली, बताओ कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्स के केस में पॉजिटिव होती है नेगेटिव फिर या ज़ीरो होती है। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा। और ज़ीरो पता है क्या कब होती है, ज़ीरो तब होती है जब बिल्कुल ही भाई उस गुड्स का दूसरे गुड्स से कोई मतलब ही नहीं है। यानी तुम सीमेंट को कंपेयर करो अगर एप्पल से, तो कोई कंपैरिजन बनता है क्या, कोई कंपैरिजन नहीं बनता ना। सीमेंट के केस में एप्पल का कोई यूज़ आ रहा है, ना एप्पल के केस में कुछ सीमेंट का कोई यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो इन केस में जब बिल्कुल ही अनरिलेटेड गुड्स हों, यानी कि ना ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ना ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, तो इस केस में जो हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो ये थे अभी इसके तीन टाइप। अब हम इसका जो चौथा टाइप है वो पढ़ने वाले हैं, और वो है हमारा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी फिर वही बात, एडवर्टाइजमेंट में कितना चेंज करें जिससे कि डिमांड में चेंज आ जाए, वो हमारा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में चेंज करने से कितना डिमांड में चेंज आ रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, वो हमारा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में हमने कितनी स्पेंडिंग में चेंज किया, मान के चलो पहले आप 1,000 रुपये लगा रहे थे उसकी एडवर्टीजमेंट में, अब आपने 2,000 लगाए, तो डिफरेंस कितना हुआ 1,000 का, फाइनल माइनस इनिशियल, और फिर कितना चेंज आया तो आपने, पर यहाँ पे हमें परसेंटेज में रखना है। तो 1,000 का चेंज तो आया, पर 1,000 का कितना परसेंट है, 100%। तो यहाँ पे हम 1,000 नहीं लिख के हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे और इनिशियल वैल्यू के परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। और उसकी मान के चलो डिमांड में 20% का चेंज आ गया, यानी 20% उसकी डिमांड है जो बढ़ गई, प्लस में है ना, ये भी प्लस में। तो जो AED की वैल्यू आएगी यानी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी 0.2, ठीक है। और 0.2 हमारा क्या कहलाता है, 0.2 हमारा कहलाएगा यहाँ पे AED, यानी कि 20% चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू 100% चेंज इन यार मैं फिर एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग, आज पता नहीं क्या हो रहा है,
इतना अटक रहा हूँ मैं, बट चलो उसके लिए सॉरी, बट आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलो, तो ये भी उन्हीं की तरह था, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था। तो ये भी हमारे बिजनेसेस को मदद करता है, पॉलिसी मेकर्स को मदद करता है कि हम कैसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जो डिमांड है उसको बढ़ाएं। तो आजकल इतने सारे एड्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे टेलीविज़न पे हो, ठीक है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे हो। वो इसलिए है क्योंकि लोगों को पता है कि यार एडवर्टाइजमेंट करने से उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है। ये हमने शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ा था कि कैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट की डिमांड को शेप कर सकता है। चलो फिर अब है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे हम, फिर इसके एग्जांपल्स को देखेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक ना इम्पोर्टेंट तो है ही है, थोड़ा सा हार्ड भी है समझने में, एक बार में समझ में नहीं आता, मेरे भी नहीं आता। चलो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू होती है जो आप छोड़ देते हो क्योंकि आपने कोई और चॉइस अपना ली है। अब मुझे पता है तो मैं समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं क्या बोल दिया इसने। तो ये कॉस्ट वो वैल्यू होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, जो आप गिव अप कर देते हो जब आप एक चॉइस अपनाते हो। यानी मान के चलो मैंने आपसे बोला कि यार तुम या तो 100 रुपये ले लो मेरे से या 500 रुपये ले लो, और मान के चलो तुमने, क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग नहीं है, तुमने 100 रुपये ले लिए मेरे से। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि फॉरगोन कॉस्ट, यानी कि ऐसी कॉस्ट जो आपने मिस कर चुके हो आप, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 400 रुपीज़। क्योंकि 500 माइनस 100, 400, 500 नहीं होगी क्योंकि आपने 100 तो ले ली ना, तो लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 400। और इस 400 का मतलब क्या हुआ? 400 का मतलब हुआ यानी आपको 400 और मिल सकते थे बट आपने नहीं लिए। तो जो 400 है वो हमारी फॉरगोन कॉस्ट हो जाएगी, और इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमी की भाषा में। यानी वो ऐसी कॉस्ट जो आप मिस कर चुके हो, एक ऐसा बेनिफिट जो आप मिस कर चुके हो वो। अब देखो, ध्यान दो, हम डेली अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं और डेली हम चुनते हैं किसी ना किसी चीज़ में, पानी कम पीना है कि ज़्यादा पीना है, स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ज़रूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा न्यूमेरिकल हो, समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्वांटिटेटिव हो, वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो चॉइस हैं, या तो रात भर गेम खेल लो या फिर सो लो टाइम से। तो यहाँ पे अगर आप गेम खेलते हो तो आपको कोई ऐसा मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ, यानी आपको कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे आपको 400 का नुकसान हो गया ना, चेपा लग गया बिल्कुल आपको 400 का, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आपने गेम खेला रात भर तो आपको कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ ना सोने से, ठीक है, क्योंकि स्लीप की तो कोई कॉस्ट नहीं होती ना, तो इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये जो नुकसान है ये क्वांटिटेटिव नुकसान नहीं हुआ आपको, लेकिन क्वालिटेटिव नुकसान तो हो गया। यानी क्वालिटी में तो नुकसान हो गया, मतलब आप सो सकते थे, उससे आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती थी, आपकी बॉडी रिपेयर कर सकती थी अपने आप को, तो वो चीज़ नहीं हुई। तो क्या हुआ? तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या फिर आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, या क्वालिटी ऑफ माइंड है, उसको असर पड़ा और वो आपने मिस कर दी।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। देखो सीधी सी बात है, क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव वो चीज़ होती है जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते या करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम करते नहीं हैं फालतू में, कि गलती हो फालतू में ये सब चीज़। तो अब आप सोए नहीं तो आपका फोकस कम हो जाएगा। तो क्या आप फोकस को किसी नंबर से मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस एग्जिस्ट नहीं करता, और करता भी है तो वो सिर्फ थ्योरी में ही काम देगा आपको, प्रैक्टिकलिटी में नहीं। तो सीधी सी बात है, आप स्लीप को मेजर नहीं कर सकते हो, मतलब स्लीप के बेनिफिट्स को मेजर नहीं कर सकते हो नंबर्स में। आप बस उसको क्वालिटी में मेजर कर सकते हो कि हाँ ये हमें बेनिफिट होगा। तो जब आपने गेम खेला तो आपने स्लीप को फॉरगॉन कर दिया, तो जो आपकी स्लीप है वो फॉरगॉन कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो सेंट्रल होती है डिसीजन मेकिंग में, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, और किस रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाना है जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट ड्राइव हो सके, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काम होता है बिजनेसेस में। क्योंकि हमारे पास टाइम, मनी, एफर्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, तो इनको हमें सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है। ये एक्सप्लिसिट यानी डायरेक्ट या मॉनेटरी, और इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट या नॉन मॉनेटरी, यानी वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको 400 का छीपा लग गया, यहाँ पे आप सोए नहीं तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ा, वो तो जो 400 लगा वो आपका था डायरेक्ट या मॉनेटरी कॉस्ट। जो आप सोए नहीं तो आपकी जो हेल्थ पे असर आया वो था इनडायरेक्ट या नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो कॉस्ट होती है, फिर से बता दूं, जो आप लूज कर चुके हो, जो आप खो चुके हो। तो हमेशा जो एक बिजनेसमैन की यही कोशिश रहती है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कम से कम रख सके, इनफैक्ट नेगेटिव में रख सके। तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो नेगेटिव में? तो हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें नेगेटिव में। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही है कि तुम्हें नुकसान क्या हुआ, क्या तुमने खो दिया। तो जो तुमने खोया है क्या तुम उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहोगे या कम चाहोगे? सीधी सी बात है यार, तुम उसकी वैल्यू कम चाहोगे ना। तो अब वो ज़ीरो है तो ठीक है, और अगर माइनस में है तो और ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉफिट हुआ है। समझाता हूँ इसी एग्जांपल से। यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 400 रुपये, यानी 400 रुपये आपने खो दिए। लेकिन मान के चलो कोई होशियार इंसान होता तो वो क्या करता, वो अगर उसने 500 चुन लिए होते तो 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400, तो उसे 400 का फायदा लग जाता, प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये -400 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। दोबारा ध्यान दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो आपने लूज कर दी। तो अगर आप गेन करोगे तो वो वैल्यू जो उसका साइन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ना। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे 400 थी, और यहाँ पे 400 इसलिए थी क्योंकि ये आपका जो कॉस्ट आपने लूज कर दिया उसको बता रहा था। अब इसको हम डायरेक्टली नेगेटिव में नहीं रखते हैं, लेकिन अब मैं बोल दूं कि यहाँ पे अगर 400 का इंसान को फायदा हो जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नेगेटिव हो जाएगी ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सन को बेनिफिट हुआ है। अब वो हो सकता है डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट हो, या इनडायरेक्ट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो। जैसे कि या तो क्वांटिटेटिव बेनिफिट हो या क्वालिटेटिव बेनिफिट हो। तो यहाँ पे अगर बंदा स्लीप को चूज कर लेता और गेम नहीं खेलता तो उसे यहाँ पे क्वालिटेटिव बेनिफिट रहता, यानी उसकी हेल्थ अच्छी रहती, उसका फोकस अच्छा रहता, उसकी बॉडी रिपेयर हो जाती, ये सब बेनिफिट रहते हैं उसे। तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसका क्या मैटर है। ठीक है। और क्यों अगर ये जितना ज़्यादा नेगेटिव में रहे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है कि तुम्हें कितने का चेपा लगा है।
तो अगर वो चेपा नेगेटिव में हो, इसका मतलब ये हो गया ना कि तुम्हें चेपा नहीं लगा है। और अगर चेपा नहीं लगा है और अगर उसकी कोई वैल्यू है तो इसका मतलब यही तो हो गया कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताना चाहती है। ठीक है, अजीब सा कंसेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्स में पढ़ना है, और बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि उसे अपना बिजनेस क्रिएट करना है। चलो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑफ बेस्ट फॉरगन ऑप्शन इक्वल्स टू माइनस रिटर्न ऑफ चूजन ऑप्शन। यानी कि वो वैल्यू जो आपने खो दी है 500, यानी कि जिस इंसान ने 100 रुपये को चूज किया था, तो उसने जो वैल्यू खो दी यानी 500 रुपये खो दिए, माइनस वो वैल्यू जो उसने चुनी, आ गई 400 वैल्यू। और यही 400 वैल्यू थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इतना आपको चेपा लगा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ना दूसरा नाम चेपा मान लेना, चेपा कॉस्ट, यानी आपको कितने का चेपा लग गया। ठीक है, चलो, इससे ना आपको आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में और याद रखने में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये है चेपा कॉस्ट, यानी आपको कितने का चेपा लग गया, यानी नुकसान हो गया आपको। ये एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है, मान के चलो आप एक जगह इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो तो 10% का रिटर्न मिलेगा। सीधी सी बात है यार, 10% का रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 8% चुन लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी वो पहले तो 10 माइनस 8, यानी आपने कौन सी वैल्यू को लूज किया है और आपने चुना कौन सी वैल्यू है, तो 2%। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 2%, यानी आपको 2% का चेपा लग गया, यानी आपको 2% का नुकसान हो गया। लेकिन यहीं अगर कोई होशियार इंसान होता और वो 10% को चुनता और 8% को जाने देता, तो क्या होता? तो 8 माइनस 10 हो जाता और वैल्यू आती -2 में। यानी आपकी चेपा कॉस्ट की वैल्यू, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू आ जाती -2 में। और इसका मतलब है कि आपको चेपा नहीं लगा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम ही है चेपा कॉस्ट। ये मेरी थ्योरी है, ठीक है, इजीली आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये चीज़ है। फिर आया पर्सनल चॉइस। या तो आप वर्कआउट कर सकते हो, या नहीं, या तो आप ऐसी कोई जॉब कर सकते हो जो आपको 500 रुपये देगी, या फिर आप जा सकते हो कोई मूवी देखने। तो मान के चलो अगर आप मूवी देखने चले गए, तो मूवी देखने में तो हम मान के चल रहे हैं मूवी देखने में आपको 0 रुपीज़ लगे, तो आपने क्या चुना? आपने 500, यानी 500 खो दिए क्योंकि वो आपने चुनी नहीं, -0, यानी 0 मतलब वही मूवी देखने की कॉस्ट। तो आपको 500 का चेपा लग गया। ठीक है, और इसी का उल्टा होता -500, तो यानी कि -500 का आपको फ़ायदा हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की कंसेप्ट से बिल्कुल अपोजिट है, बट अब जो है सो है यार। ठीक है, देख लेना, याद कर लेना। बिजनेस रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं अगर 5000 रुपीज़ या डॉलर्स को इन्वेस्ट करूँगा तो उससे मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सही बात है, लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि मैं 5000 को कंस्ट्रक्शन में लगा दूँ। कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का। तो अगर मान के चलो वो कंस्ट्रक्शन में 5000 रुपये लगाता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब था कि जो आपने खो दी, तो उसकी कॉस्ट वो हो जाएगी जो उसकी सेल्स हो सकती थी ज़्यादा, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो सकती थी, मोर नंबर ऑफ सेल्स जो ज़्यादा हो सकती थी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, यानी वो उसने खो दिया क्योंकि उसने पैसा लगा दिया कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कोई प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कितना आता है उसकी सेल से उसको प्रॉफिट। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है कि पोटेंशियल सेल्स और प्रॉफिट जो वो खो चुका है, ये है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब या तो आप कॉलेज चले जाओ या फुल टाइम वर्क कर लो। तो अगर आप कॉलेज जाओगे
तो आप उस सैलरी को सेक्रीफाइस कर दोगे जो आपको फुल टाइम वर्क करने से मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मेरे हो गई, अगर आप कॉलेज जाते हो तो वही फुल टाइम सैलरी। ठीक है, और अगर आप सैलरी चुनते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी माइनस ऑफ सैलरी, अगर हम मॉनेटरी वैल्यूज में देखें तो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज मैं सोच रहा हूँ इतना ही रखूँ, कल हम इसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा देखना, एआई की मदद से इस टॉपिक को स्टडी करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।